गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा था रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में आज हम लोग देखने वाले हैं कि समाजवाद के लिए समर्थन, मतलब रूस में जिस तरीके से साम्यवादी क्रांति की लौ बढ़ रही थी, रूसी क्रांति का विचार पूरे विश्व के यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा था, तो समाजवाद के लिए समर्थन कैसे मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। इसके पहले हम लोगों ने जो आपकी एक अलग तरह की विचारधाराएं जो समाज में उत्पन्न 19वीं शताब्दी में, क्योंकि 19वीं शताब्दी में वहाँ पर आप देखेंगे कई तरह की विचारधाराएं सामने आ चुकी थी। जैसे आपका उदारवादी था, रूढ़िवादी था और रेडिकलवादी थे। इन लोगों में क्या परिवर्तन था, क्योंकि उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे, इन सब में जो विभिन्नताएं विचारों में दिखी, इसी के बारे में हम लोग जो है सो पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले यूरोप में भी राष्ट्रवाद गया और वहाँ पर किस तरीके से रॉबर्ट वोमेन ने, और इसके बाद फिर जो है किस तरीके से वहाँ पर लुई ब्लांक वगैरह ने, फ्रांस के लुई ब्लांक वगैरह ने कैसे इसको लिया, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कैसे अपने विचार को प्रस्तुत किए, ये सब चीज़ों को हम लोग चर्चा कर चुके थे। देखिए, समाजवाद के लिए समर्थन की यदि बात किया जाए तो 1870 का दशक जो आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था, और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना डाली थी। समझ गए? समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे, विश्व के अनेक देशों में भी फैल चुके थे, और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। वो इंग्लैंड हो, जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। सदस्यों को जो संकट के समय में जो सदस्य थे इसके, उन सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए संगठनों ने कोष स्थापित किए, और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठना शुरू कर दिया गया। वहाँ पर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था, SPD, के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे, और संसदीय चुनाव में वे पार्टी मदद भी करती थी। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अपना पार्टी बना लिया था अलग से। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी आपका ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी जो थे वे अपना अलग से लेबर पार्टी बना लेते हैं, और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होने पाए, लेकिन हाँ, संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकल का ही दबदबा बना हुआ था, क्योंकि ये सब विचारधाराएँ ऐसी थीं जो विचारों को लेकर के अपना अंतर समझ रही थीं। मतैक्य थे विचारों में। उदारवादी सबको मताधिकार प्रदान नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता का पक्ष पोषक थे। रेडिकलवादी जो थे वे बहुमत समाजवादी का समर्थन। तो अलग अलग इस तरीके से विचारधाराएं यूरोप में फैली थी। तो यूरोप के अब रूसी क्रांति देखिए प्रारंभ होता है कि यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उल्टा हो चुका था, क्योंकि 1917 की जो अक्टूबर क्रांति के जरिए जो रूस की जार निकोलस सत्ता थी, वहाँ पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था, और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे कैसे हुआ, रूस में क्रांति के समय रूस के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के उसमें हालात कैसे थे, इन सभी सवालों का उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आइए देखते हैं कि क्रांति किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ी और कैसे क्रांति को आगे बढ़ाया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। रूसी साम्राज्य का कल्पना किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 1914 में रूसी साम्राज्य कैसा था। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकेंड का शासन था। मास्को के आसपास पड़ने वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ पर आज जो मास्को है, वहाँ पर आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से जो थे रूसी साम्राज्य के ही अंग माने गए थे। रूस का ही नियंत्रण था इन क्षेत्रों पर,
इस मैप में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैप है आपका, और रूसी साम्राज्य यहाँ पे है। रूसी साम्राज्य के रूसी क्षेत्र की रूस जो आपका देश है, उसके बहुत सारे ऐसे जो एरिया हैं पश्चिमी का, वो यूरोप में आते हैं और बाकी एरिया एशिया में आता है। तो उस समय यह साम्राज्य जो था वह प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जितने भी बहुमत, क्योंकि रूस में भी क्रिश्चियन थे कुछ मात्रा में, और वे क्रिश्चियन जो थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उनकी शाखा बनी एक, जिसे रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था और समाज की कंडीशन देखा जाए तो रूस की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। रूस के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, यूरोप की किसी भी देश में, जबकि रूस में 85% जनता जो थी अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। उदाहरण के तौर पर फ्रांस को देखा जाए, जर्मनी में खेती पर निर्भरता 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। रूसी अनाज का एक बड़ा निर्यात भी पूरे विश्व के विभिन्न बाज़ारों में किया जाता था। उद्योग बहुत कम थे रूस में उस समय, और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे प्रमुख औद्योगिक इलाके थे वहाँ पर। उत्पादन ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही किया करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे वहाँ पे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए, जब रूस ने रेल नेटवर्क को फैला रहा था अपने यहाँ। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी गति से बढ़ा था, और कोयला उत्पादन दुगना हो गया। स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि देखी गई। 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। समझ गए, कारखाना मजदूर और कारीगरों की संख्या जो है सो कुछ इलाकों में बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था। काम की पाली घंटे निश्चित नहीं थे, लेकिन काम ज़्यादा लिया जाता था। फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे सरकारी विभाग के बड़े बड़े लोग। फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब था कि भाई जब पाली घंटा निश्चित होना चाहिए, जितना पैसा मिल रहा है उतना ही का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा कम और काम ज़्यादा। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे ओनली। कहीं कहीं 15 घंटा भी मजदूर काम करते थे। एक कंडीशन था रूस के वर्कशॉप वगैरह में, मजदूरों के रहने के लिए कमरे नहीं थे। डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। मतलब यूँ है कि मजदूरों की स्थिति उस समय कुछ ठीक थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी रहनी चाहिए थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे आपस में, क्योंकि गाँव के जो मजदूर थे वे अपनी गाँव के साथ उनका गहरा संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनमें से उनके बीच योग्यता और दक्षता में भी स्तर का फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग का एक धातु मजदूर जो था, वो धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानता था। वो मजदूर था लेकिन साहब मानता था, क्योंकि वह प्रशिक्षित था, वह ट्रेंड था। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों और औरतों की संख्या 31% थी वहाँ पर। मतलब महिलाएं भी फैक्ट्री वगैरह में जाया करती थी, लेकिन महिलाओं को वेतन मर्दों के समान कम मिलता था, 3/4 तक मिलता था। आधा मिलता था या 3/4 मिलता था। मजदूरों के बीच पहनावे व्यवहार में साफ अंतर दिखाई पड़ता था। लेकिन मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय भी एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए, लेकिन ऐसा संगठन बहुत कम थे उस समय। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो वो मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर के हड़ताल भी कर देते थे, क्योंकि ग्रुप बन गया था, संगठन बन गया था, लेकिन बड़े स्तर पर संगठन नहीं बना था। 1986
सॉरी 1897 के बीच में कपड़ा उद्योग में 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़े स्तर पर आयोजित की गई। ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था रूस में। जबकि किसान 80% थे, मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। बहुत किसान धार्मिक स्वभाव के थे। एका दुका अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले मिली हुई थी। जार निकोलस अपने उनके जो भी सहयोगी थे, जो भी उनके चाटुकार थे, उनको ज़्यादा पावर मिला हुआ था। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए, और बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या कर दी जाती थी। बड़ी पैमाने पर रूस में देखा 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़ी पैमाने पर देखने को मिली थी। 1950 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। जो भी जमींदार हुआ करते थे, जो सामंत होते थे, उनको किसान मिलकर मार दिया करते थे। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। मतलब एक समय के बाद सारी ज़मीन जमा हो जाती थी कम्यून के पास, फिर कम्यून दोबारा परिवार को सबको आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। तो ये चीज़ें कंडीशन थी वहाँ के रूस की स्थिति का। इस तरीके से यूरोप में लोगों ने साम्यवाद को लिया और रूसी क्रांति प्रारंभ हुआ, क्योंकि जार निकोलस जो था संपत्ति 80% किसान थे, बाकी अधिकांश % संपत्ति पर जो है सो वहाँ के सामंत और वहाँ के ज़मींदार लोगों का ही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था। और किसानों की स्थिति उद्योग में आपने देखा कि किस तरीके की स्थिति थी। किसान की स्थिति रूस में कैसी थी, कामगारों का जो मजदूर थे उनकी स्थिति उद्योग कल कारखानों में क्या थी। तो यही सब असंतोष की भावना रूसी क्रांति को जन्म देती है। तो ये रूसी क्रांति, रूस में समाजवाद कैसे आगे बढ़ा, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो आपका क्लास है रूस में समाजवाद, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक के टॉपिकों को पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन, एक लाइन के क्वेश्चन अपने बुक में, कॉपी में लिखिएगा कि कौन से लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक के बीच में से आपके उठाए जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जितने एक्सरसाइज दिए गए हैं वे एक्सरसाइज इनफ नहीं है। कुल उतने से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बीच से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टॉपिक से आते हैं, टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।